सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, हम लोग सप्लाई के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको लास्ट क्लास में सेक्शन 7(1)(a) कंप्लीट करवा दिया था। सेक्शन 7(1)(b) भी हम पढ़ चुके हैं और एज वेल एज दोस्तों सेक्शन 7(1)(c) भी हमारा कुछ हद तक डिस्कस हो गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको लोग बताना चाहता हूं कि सप्लाई होना बहुत जरूरी है जीएसटी लगने के लिए। और सप्लाई किसका होना चाहिए माय डियर फ्रेंड? सप्लाई किसका होना चाहिए? गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होना चाहिए। तो पहले ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में दोस्तों आप लोगों को बताया था, गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स को हिंदी में माल बोलते हैं, माल। और जो माल होता है ना दोस्तों, वो हमेशा चालू होता है। चालू मतलब मूवेबल होता है। अच्छा, गुड्स के अंदर और भी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना जाता है। जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, जो ग्रास होती है, उन्हें भी गुड्स माना जाता है क्योंकि उनको आप अलग कर सकते हो। सर्विस का मतलब होता है दोस्तों अदर देन गुड्स। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो ना तो गुड्स होती हैं और ना सर्विस होती हैं। दैट इज कॉल्ड मनी एंड सिक्योरिटीज। दोस्तों, मनी और सिक्योरिटीज को ना तो हम गुड्स बोलेंगे और ना ही हम सर्विस बोलेंगे। सीजीएसटी एक्ट शुरू हो गया था, डेफिनेशन मैंने बताई थी। गुड्स किसे बोलते हैं और सर्विस किसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, बिजनेस की डेफिनेशन भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। ट्रेड करना, कॉमर्स करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोफेशन करना, वोकेशन करना, या कोई भी इंसिडेंशियल एक्टिविटी करना, बिजनेस के लिए वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूटी या रेगुलरिटी का होना जरूरी नहीं है। कोई भी काम स्टार्ट करो या एंड करो भाई, कैपिटल असेट खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो बिजनेस। कोई भी क्लब हो, सोसाइटी हो, एसोसिएशन हो, अगर अपने मेंबर्स को फैसिलिटी मिलेगी, फैसिलिटी दी जाएगी या बेनिफिट दिए जाएंगे, तो उन्हें भी हम बिजनेस बोलेंगे। अगर एडमिशन राइट आप रिजर्व करते हो तो वो भी बिजनेस है। ऑफिस खोलकर सर्विस देते हो, वो भी बिजनेस है। रेस क्लब की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होती है, उसे भी हम लोग बिजनेस बोलेंगे। और दोस्तों, गवर्नमेंट भी अगर एज ए पब्लिक अथॉरिटी किसी काम को करती है तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात हुई थी। कंसीडरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसीडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था और हम लोग सप्लाई के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर चुके थे। सेक्शन 7(1)(a) से हमने पढ़ना शुरू किया था। एक बार फटाफट से दोस्तों रिकैप कर लो। सेक्शन 7(1)(a) में लिखा था कि जितने भी फॉर्म होते हैं, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो, डिस्पोजल हो, जिसमें कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है। कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो भी एक्टिविटी आप करोगे वो इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सप्लाई बोलेंगे। सेक्शन 7(1)(a) में हम क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे। दोस्तों, अगर आप इंडिया के बाहर से सर्विस को इंपोर्ट करते हो, गुड्स का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई साहब, गुड्स इंपोर्ट करने पर तो कस्टम ड्यूटी लगती है। अरे, गुड्स अगर इंपोर्ट होगा तो जब तो कस्टम ड्यूटी लगती है, तो हम यहां पर सर्विस को इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी बंदा सर्विस को इंपोर्ट करेगा फॉर अ कंसीडरेशन, वेदर और नॉट इन कनेक्शन टू बिजनेस, तो आपका ऑब्जेक्ट चाहे बिजनेस हो या ना हो, अगर आप सर्विस को इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हो फॉर ए कंसीडरेशन, कंसीडरेशन होना मस्ट है, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। और 7(1)(c) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। 7(1)(c) में वो एक्टिविटीज बताई गई हैं दोस्तों। सेक्शन 7(1)(c) में वो एक्टिविटीज बताई गई हैं जो कि मेड है या एग्रीड टू बी मेड है, मेड है या एग्रीड टू बी मेड है विदाउट कंसीडरेशन। तो अगर कोई भी एक्टिविटी आप ऐसा करते हो जो कि विदाउट कंसीडरेशन करते हो, तो भाई साहब उसको भी सप्लाई माना जाएगा।
और वो सारी की सारी एक्टिविटीज शेड्यूल नंबर 1 में बताई गई है। वो सारी की सारी एक्टिविटीज आप लोगों को शेड्यूल नंबर 1 में बताई गई है। दोस्तों शेड्यूल नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो गया था और शेड्यूल 1 के अंदर 4 पैरा हैं, 4 पैरा। 4 पैरा में से 2 पैरा मैंने करा दिए थे। याद करो दोस्तों, पहला पैरा क्या बताया था? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। अगर आप अपने बिजनेस में से किसी भी एसेट का परमानेंट ट्रांसफर करते हो या किसी भी बिजनेस असेट को डिस्पोज करते हो, तो ऐसा परमानेंट ट्रांसफर करना या डिस्पोज करना भी सप्लाई है दोस्तों। लेकिन कंडीशन क्या थी? कि आपने पहले उसके ऊपर आईटीसी अवेल किया हो। मैंने आपको लॉजिक भी समझाया था कि जब आप ऑलरेडी आईटीसी ले चुके हो, इसका मतलब जब आगे उसका कोई भी फर्दर कोई भी कॉन्करेंस होगा, कोई भी एक्टिविटी आप करोगे, तो दैट शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्योंकि आईटीसी मिलता ही इस कंडीशन पे है कि फर्दर बाद में दोबारा जीएसटी लगना चाहिए। तो जीएसटी लगता है इसलिए आईटीसी मिलता है, या आईटीसी लिए हो तो आगे जीएसटी लगाना पड़ेगा। दोनों में से कैसे भी बोल लो। तो जब जब किसी असेट पर, किसी भी बिजनेस के गुड्स पर आपने आईटीसी लिया है, और अगर आप उस असेट को, अगर आप उस गुड्स को परमानेंटली डिस्पोज करोगे या परमानेंटली ट्रांसफर करोगे, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। दोस्तों 712 भी पढ़ाया था आपको। अच्छा, जब मैं आपको पैरा 1 पढ़ा रहा था, सॉरी पैरा 1, 7-1 का पैरा 1, शेड्यूल 1 का पैरा 1 मैंने पढ़ाया था। साथ में दोस्तों पैरा 2 भी पढ़ाया था। दोस्तों पैरा 1 में असेट की बात थी, मतलब गुड्स की बात थी, रटने की बात नहीं है, क्योंकि असेट सर्विस नहीं होगी, वो गुड्स ही होंगी। लेकिन जब हम पैरा 2 पर आए थे दोस्तों, तो वहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स का नाम भी था और दोस्तों वहां पर सप्लाई ऑफ सर्विस का नाम भी था। तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस हो या सप्लाई ऑफ बोथ हो, अगर ये चीजें रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रही हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही हैं, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस का सप्लाई अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होता है, चाहे कंसीडरेशन ना हो, इसे सप्लाई माना जाएगा। बस एक बात का याद रखना दोस्तों, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भी काम आप करोगे वो इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड पर्सन सारा समझाया था आपको, ऑफिसर, डायरेक्टर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, एवरीथिंग। दोस्तों यहां पर एक एक्सेप्शन याद रखना आप लोग। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट देता है, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन का मतलब गिफ्ट ही होता है माय डियर फ्रेंड। पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर जो अमाउंट, जो गिफ्ट दिया गया है, अगर उसकी वैल्यू अप टू 50,000 है, तो वैसे तो देखो, अगर मैं पैरा 2 की बात करूं, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई, बिकॉज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेटेड पर्सन होते हैं एज पर जीएसटी लॉ। और कोई भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई अगर आप अपने एम्प्लॉय को करोगे विदाउट कंसिडरेशन एज ए गिफ्ट, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक एक्सेप्शन क्लॉज डाला गया है कि अप टू 50,000, अप टू 50,000 तक नहीं मानेंगे। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा होता है दोस्तों, 51,000 अगर उसकी वैल्यू होती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सप्लाई पूरे 51,000 को मानना पड़ेगा। 1,000 नहीं, पूरे के पूरे 51,000 को सप्लाई मानना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं, यू नो वेरी वेल। डिस्टिंक्ट पर्सन समझाया था, जब आप सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हो तो हम आपको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी दोस्तों अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम पैरा नंबर 3 पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लीजिए। जो भी पढ़ाऊंगा भाई उसको नोट जरूर करना है। ये सारे नोट्स आपको खुद अपनी कॉपी में बनाने हैं, ठीक है। पीडीएफ तो मैं इसलिए दे देता हूं भाई, कभी एंड टाइम पर टाइम नहीं होता है तो बच्चे पढ़ ले, देख लें। बाकी मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग इन नोट्स को खुद बनाइए दोस्तों।
जब खुद बनाओगे, खुद लिखोगे, माइंड को मैसेज जाएगा, चीजें जल्दी से आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पैरा नंबर 3 को पढ़ते हैं। पैरा नंबर 3। तो दोस्तों, पैरा नंबर 3 क्या कहता है? अभी हम लोग शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, जिसके पैरा नंबर 1 और पैरा नंबर 2 को हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहां पर पैरा नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो दिल थाम कर बैठिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पैरा नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। पैरा नंबर जो 3 है भाई, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पैरा नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स, फिर से गुड्स का नाम आ गया। आप कंफ्यूज मत होना, समझने की बात है कि गुड्स का नाम क्यों आया और सर्विस का नाम क्यों आया। तो हम पैरा नंबर 3 पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स बाई प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, बाई प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है। और बी पॉइंट में क्या लिखा है? बाई एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। पहले वाले में प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, दूसरे वाले में एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है। वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस बात को समझाना चाहूंगा। जैसे सपोज करो दोस्तों, एक बंदा है, वो तो है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, और एक बंदा जो है वो है हमारा एजेंट। अब प्रिंसिपल और एजेंट में क्या रिलेशनशिप होता है माय डियर फ्रेंड्स? कि प्रिंसिपल गुड्स कहां भेजता है? एजेंट के पास, और फिर एजेंट इस गुड्स को आगे फर्दर कस्टमर्स को सप्लाई करता है। यही होता है दोस्तों। अब सपोज करो, प्रिंसिपल अगर कोई भी इनवर्ड सप्लाई लेगा, गुड्स खरीद के लाएगा, तो वो यहां पर पहले आईटीसी बुक करेगा, करेगा या नहीं करेगा? अब प्रिंसिपल ये सामान, ये गुड्स अपने एजेंट को देगा, अपने एजेंट को, और ये मानकर चलो दोस्तों कि एजेंट प्रिंसिपल के माल को बेचेगा, तो ये ट्रांजैक्शन विदाउट कंसीडरेशन होने वाला है। ये जो गुड्स होगा, ये प्रिंसिपल के पास से एजेंट के पास जाएगा, वो भी विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन। और एजेंट भैया क्या करेंगे? इसे कस्टमर को बेचेंगे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, लॉ जो आपको कहना चाहता है, लॉ ये कह रहा है कि भाई एजेंट जब कस्टमर को आगे बेचेगा, तो वो तो पैसे भी लेगा, कंसीडरेशन भी लेगा, सब कुछ लेगा। तो वो तो सप्लाई है, वो तो पहले से ही पता है सबको कि एज पर सेक्शन 7(1)(a), देखो वहां पर जो है मेड और एग्रीड टू बी मेड भी है, वहां पर कंसीडरेशन भी है, वहां पर सेल भी है, और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। तो एजेंट जब कस्टमर को आगे माल बेचेगा, तो वो तो सेक्शन 7(1)(a) में, जो हमारा सेक्शन 7(1)(a) है, उसके अंदर बेसिकली क्या मान लिया जाएगा? वो तो यहां पर सप्लाई मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो सप्लाई है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, इसमें तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। बात है दोस्तों इस वाले ट्रांजैक्शन की। प्रिंसिपल ने जो भी गुड्स एजेंट के पास भेजा है, प्रिंसिपल ने जो भी गुड्स एजेंट के पास भेजा है, विदाउट कंसीडरेशन भेजा है। लॉ कहता है इसको एज पर शेड्यूल नंबर 1 सेक्शन 7(1)(c) विदाउट कंसीडरेशन होते हुए भी सप्लाई मान लो, इसको सप्लाई बनाया जा रहा है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात, गुड्स एजेंट के पास जा रहा है, एजेंट की परमाइश पर जा रहा है, तो इसको सप्लाई क्यों बना रहे हैं? क्योंकि फाइनली सप्लाई तो एजेंट जब आगे बेचेगा तब होगी। तो ये पहले सप्लाई बनाने के पीछे लॉजिक क्या है?
क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां पर लॉ के अंदर दो प्रोबेबल सिचुएशंस दी हुई है। अगर सपोज करो दोस्तों एजेंट ऐसा है, एजेंट भी दो तरह के होते हैं, देखो मेरी बात को समझना। अगर ये एजेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है भाई कि प्रिंसिपल से गुड्स पहले एजेंट के पास जाएगा, फिर एजेंट अपनी फर्म का बिल बनाकर कस्टमर को माल बेचेगा। पहले प्रिंसिपल से माल जाएगा एजेंट के पास, और एजेंट की खुद का बिल है, उसकी खुद की फर्म है, और वो अपने नाम से वो सामान आगे कस्टमर को बेचेगा। उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एजेंट। तो आप इसको डेफिनेटली शेड्यूल नंबर 1 में कवर करोगे। एज पर सेक्शन 7(1)(c) हम इसको सप्लाई मानेंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं बता देता हूं। जब प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई देगा तो प्रिंसिपल एजेंट के नाम लिखेगा बिल, मतलब जो भी सेल करी है उसने, और बकायदा उसका बिल भी बनाएगा। तो अकाउंटिंग प्रॉपर तभी होगी ना। अगर मान लो प्रिंसिपल ने उसको सेल बुक नहीं किया तो स्टॉक इधर खड़ा हो जाएगा प्रिंसिपल के बुक्स में, और आगे बेच रहा है एजेंट तो एजेंट के सेल बुक होगी, उसके पास परचेज नहीं होगी। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए यह बोला गया कि प्रिंसिपल ने जो गुड्स एजेंट के पास भेजा है विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी उसको सप्लाई माना जाए। वैल्यू निकालने का टेंशन छोड़ो, वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे क्या होगा भाई, जब सप्लाई मान लेंगे तो यहां पर भी जीएसटी लग जाएगा, और जीएसटी लगने से क्या होगा, सपोज करो प्रिंसिपल ने पहले 1,00,000 रुपए का जीएसटी पे किया था, और अब जब वो फर्दर एजेंट को माल दे रहा है तो सपोज करो मान लो वहां पर जीएसटी बनता है 1,20,000। तो प्रिंसिपल क्या करेगा, 1,20,000 में से 1,00,000 रुपए की क्रेडिट ले लेगा, और 20,000 रुपए प्रिंसिपल कहां जमा करा देगा, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा। और फिर जब एजेंट आगे कस्टमर को बेचेगा तो वहां इजी हो जाएगा, मान लो वहां जीएसटी बनता है 1,50,000, तो एजेंट के लिए ये आईटीसी बन जाएगा, क्योंकि एजेंट ने 120 का जीएसटी पे किया है। तो यहां पर एजेंट क्या करेगा, 150 में से 120 का क्रेडिट ले लेगा और 30,000 गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो ये दो लॉजिक हैं, एक तो अकाउंटिंग सही हो जाएगी, प्रिंसिपल के यहां जो स्टॉक खड़ा है वो बिल बनाकर एजेंट के नाम दे देगा, और एजेंट जब फर्दर सप्लाई करेगा तो वो उसे अपनी सेल दिखा देगा। तो इसके लिए प्रिंसिपल से जो गुड्स एजेंट के पास आया उसे सप्लाई माना जाना जरूरी था, उसे सप्लाई माना जाना जरूरी था दोस्तों। इससे आईटीसी भी अवेल हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट भी नहीं होगा, और सारा काम बड़ा सिस्टमैटिक हो जाएगा। तो अगर बीच में जीएसटी लग जाता है 120 का तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि उस 120 का तो यू कैन गेट द क्रेडिट। आप जब आगे फर्दर सप्लाई करोगे तो यू कैन गेट द क्रेडिट, क्योंकि एजेंट की खुद की फर्म है, एजेंट की खुद की फर्म है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहां पर एक व्यू और आता है, क्या, एक व्यू और आता है दोस्तों, ये लिखने का नहीं है, बस वैसे ही समझने का है, आपको लिखना नहीं है, लिखने के लिए मैं अलग से टाइम दे दूंगा। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो एजेंट होता है, ये जो एजेंट होता है बीच में, ये एजेंट बेसिकली इंडिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, इसकी कोई फर्म ही नहीं है, इस एजेंट की कोई फर्म नहीं है, बल्कि इस एजेंट ने क्या किया कि प्रिंसिपल को कस्टमर से मिलवा दिया कि भाई प्रिंसिपल तुम जानो, कस्टमर तुम जानो, मैं तो बीच में एजेंट हूं, और जो भी गुड्स का सप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रिंसिपल कस्टमर को बिल बनाकर देगा। प्रिंसिपल यहां पर बिल एजेंट के नाम से नहीं बनाएगा, वो डायरेक्ट बिल कस्टमर के नाम से बनाएगा। एजेंट तो बस बीच में इनको मिलाने आया है। तो इसका मतलब एजेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, एजेंट की खुद की फर्म नहीं है, ठीक है। तो फिर ऐसे एजेंट को हम शेड्यूल नंबर 1 में कवर नहीं मानेंगे, देन ये चीज सेक्शन 7(1)(c) में सप्लाई नहीं है। अब प्रिंसिपल के पास से अगर एजेंट के पास गुड्स आता है तो वो सप्लाई नहीं है,
क्योंकि प्रिंसिपल ने डायरेक्ट बिल किसके नाम से बनाया है? कस्टमर के नाम से। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेक्शन 7(1)(c) में फॉल नहीं करेगा। हाँ, एजेंट को इस काम के लिए क्या मिलेगा? कमीशन। हो सकता है वो कमीशन प्रिंसिपल से भी ले और हो सकता है वो कमीशन कस्टमर से भी ले। तो ये तो फिर एक अलग सप्लाई हो गई ना भाई, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे इसको। फिर तो ये 7(1)(a) में आ जाएगा ना, क्योंकि देखो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई भी है, मेड और एग्रीड टू बी मेड भी है, कंसीडरेशन भी है और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। तो फिर तो एजेंट ने एक तरह से प्रिंसिपल को अलग सर्विस दे दी, कस्टमर को अलग सर्विस दे दी। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। देखो पैरा नंबर 3 में क्या लिखा है दोस्तों। पैरा नंबर 3 में लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि सर्विस को तो आप कैसे एजेंट के पास लेकर जाओगे, तो यहां गुड्स का ही नाम है। बाई प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ दी प्रिंसिपल। तो ये तो वो हो गया भाई जब प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट आगे माल बेचेगा, गुड्स को सेल करेगा। दोस्तों ये तो हमारा ए पॉइंट हो गया। अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एजेंट पहले गुड्स परचेज करता है, किसके बिहाफ पर? प्रिंसिपल के बिहाफ पर। क्योंकि एजेंट केवल सेल करने के नहीं होते हैं, एजेंट परचेज करने के भी होते हैं। अब सपोज करो एजेंट ने पहले खुद की फर्म के नाम से गुड्स परचेज किया और फिर वो इसे प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है, मतलब ये एजेंट इंडिपेंडेंट है, इसकी खुद की फर्म है। तो पहले ये बाय करेगा, बाद में उसे प्रिंसिपल को भेजेगा। तो ये एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर अगर कोई परचेजिंग करेगा और बाद में वो प्रिंसिपल को देगा, तो दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना एजेंट टू प्रिंसिपल, इसे भी सप्लाई माना जाएगा। भले ही ये विदाउट कंसीडरेशन हो, लेकिन इट शुड बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई। तो दोनों बातें लिखी हुई है, आप एक बार पढ़कर देख लीजिए, दोनों बातें लिखी हुई है। बाई प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और बाई एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। ये देखो एजेंट किसको भेज रहा है? प्रिंसिपल को। वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो चाहे एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स की सप्लाई करे या एजेंट पहले परचेज करके फिर प्रिंसिपल को दे, दोनों ही सिचुएशन में इट इज अ मैटर ऑफ सप्लाई। लेकिन जस्ट इसके नीचे देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉल विद इन पैरा नंबर 3 और नॉट। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये चीज हमारी पैरा नंबर 3 में फॉल करती है या नहीं करती। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा भाई, पैरा 3 में फॉल करती है या नहीं करती? वेदर इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स, वेदर इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट और नॉट। डिपेंड करेगा दोस्तों कि एजेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इस बात पर ये सारी चीजें यहां पर डिपेंड करेगी दोस्तों, इस बात पर ये सारी चीजें यहां पर डिपेंड करेगी। क्या चीज डिपेंड करेगी माय डियर फ्रेंड्स? कि भाई जो एजेंट है वो आगे बिल इशू कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर मान लीजिए इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इशूड बाय द एजेंट, अगर एजेंट ने मान लो सप्लाई के लिए इनवॉइस इशू कर दिया, तब तो भाई साहब मैं आपको बता दूं इट इज ए मैटर ऑफ शेड्यूल नंबर 1। तब तो ये मैटर शेड्यूल नंबर 1 में फॉल करेगा। तो अगर एजेंट अपने ओन नेम से इनवॉइस इशू कर देता है देन एजेंट इज कवर्ड अंडर दिस सप्लाई, अगर वो अपने नाम में कर देता है। और अगर ये डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम से होगा देन ये सप्लाई यहां पर कवर नहीं होगी। अगर प्रिंसिपल के नाम से डायरेक्ट बिल बनेगा कस्टमर के नाम, तो भाई साहब फिर इस एजेंट की जो सप्लाई है या जो पैरा 3 है वो यहां पर कवर नहीं माना जाएगा। तो गुड्स इनवॉइस इन द नेम ऑफ द एजेंट, then agent is covered under this supply. If goods invoice directly in the name of the principal, then it is not covered under this supply.
तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं इन रिलेशन टू गुड्स, उनको पैरा 3 में 7(1)(c) में विदाउट कंसिडरेशन होने पर सप्लाई तभी माना जाता है जब एजेंट अपने बिल के बेस पर अपने इनवॉइस से आगे गुड्स को पास ऑन करे। मतलब एजेंट का खुद का फर्म होना चाहिए, एजेंट खुद एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को बात समझ में आई होगी। दोस्तों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर। तो दोस्तों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है और ये सर्कुलर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वेदर डीसीए, भाई ये डीसीए कौन है? डीसीए कौन होता है? डीसीए का नाम तो सुना होगा आपने, डेल ग्रेडियर एजेंट, कभी तो पढ़ा होगा डेल ग्रेडियर एजेंट के बारे में। क्या डेल ग्रेडियर एजेंट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ पैरा 3? अब आप में से कई लोग कह रहे हैं कि सर हम तो डेल ग्रेडियर एजेंट का डेफिनेशन भूल गए हैं, हमें तो नहीं पता कि डेल ग्रेडियर एजेंट कौन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डेल ग्रेडियर एजेंट के बारे में बता देता हूं। डेल ग्रेडियर एजेंट हम किसको बोलते हैं? डेल ग्रेडियर एजेंट वो एजेंट होता है जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स को सेल करेगा, कस्टमर्स को सेल करेगा, और कस्टमर्स से जो सेल प्रोसीड आएगी, जो पैसा आएगा, उस पैसे को वो खुद रिकवर करके देगा प्रिंसिपल को। मतलब सेल का पैसा आने की जिम्मेदारी एजेंट की होगी। अगर सेल का पैसा एजेंट के पास, अगर सेल का पैसा नहीं आता है तो उसके लिए एजेंट इज लायबल। इसका मतलब दोस्तों जो रिकवरी का काम है वो भी एजेंट ही करेगा, रिकवरी का जो काम है वो भी एजेंट ही करेगा। तो ये जो एजेंट होता है ना डेल ग्रेडियर, इसको कमीशन ज्यादा मिलता है। बताओ क्यों? इसको कमीशन ज्यादा क्यों मिलता है? इसको कमीशन ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि भाई साहब ये सेल प्रोसीड्स को रिकवर करके देता है, और जब ये बंदा सेल प्रोसीड्स को रिकवर करके देगा तो ये कमीशन भी ज्यादा लेगा। दोस्तों ये कमीशन भी ज्यादा लेगा। याद आया आपको डेल ग्रेडियर एजेंट? तो ये एक नॉर्मल एजेंट नहीं है भाई, ये डेल ग्रेडियर एजेंट है। डेल ग्रेडियर एजेंट कौन होता है? डेल ग्रेडियर एजेंट वो एजेंट होता है हु गारंटी द पेमेंट टू द प्रिंसिपल सप्लायर। ये क्या करता है भाई? जो प्रिंसिपल सप्लायर होता है ना, प्रिंसिपल सप्लायर, उसको पेमेंट की गारंटी देता है। डेल ग्रेडियर एजेंट एक ऐसा एजेंट है हु गारंटी द पेमेंट टू द प्रिंसिपल सप्लायर। ये भाई साहब प्रिंसिपल सप्लायर को पेमेंट की गारंटी देता है। DCA कैन रिजॉर्ट टू वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन्स। और कई बार मान लो कस्टमर के पास पैसे ना हो, अब रिकवरी की जिम्मेदारी तो डेल ग्रेडियर एजेंट की है, तो डेल ग्रेडियर एजेंट साथ में एक काम और कर लेता है, वो कस्टमर से कहता है भाई तेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को शॉर्ट टर्म लोन दे देता हूं, तो तू मेरे से लोन ले ले और इस पैसे को मैं तेरी सप्लाई के अंदर कवर कर लूंगा, और फिर वो उस पर ब्याज भी कमाता है। तो एक तरह से डेल ग्रेडियर एजेंट भाई साहब डबल बिजनेस कर लेता है। एजेंसी शिप का कमीशन भी मिलेगा, साथ में जो कस्टमर पैसे नहीं दे पाएंगे उन्हें डेल ग्रेडियर एजेंट यहां पर, जो डेल ग्रेडियर एजेंट है वो यहां पर क्या करेगा? उसे पेमेंट की गारंटी देगा, पेमेंट की गारंटी देगा। वो उसको पेमेंट की गारंटी देगा कि भाई मैं तेरे को जो है पेमेंट कर दूंगा। तो डीसीए कैन रिजॉर्ट टू वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शंस बेस्ड लोन्स टू द बायर और पेइंग द सप्लायर हिमसेल्फ एंड रिकवरिंग द अमाउंट फ्रॉम द बायर विद सम इंटरेस्ट एट अ लेटर डेट। तो डीसीए एक ऐसा एजेंट है भाई साहब
जो गारंटी देता है पेमेंट की टू प्रिंसिपल सप्लायर, डीसीए कैन रिजॉर्ट टू वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन्स टू द बायर और पेइंग द सप्लायर हिमसेल्फ and recovering the amount from the buyer with some interest at a later date। तो वो लोन भी दे देता है, वो कस्टमर को लोन भी दे देता है, वो बायर को लोन भी दे देता है कि भाई बाद में तू मेरे को चुका दियो, इंटरेस्ट भी ले लूंगा मैं तेरे से, वो इंटरेस्ट की भी रिकवरी कर लेता है। तो ये काम होता है भाई साहब डीसीए का, डेल क्रेडियर एजेंट का। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एजेंट हो या डेल क्रेडियर एजेंट हो, क्या डेल क्रेडियर एजेंट को भी यहां पर पैरा नंबर 3 में कवर्ड माना जाएगा? क्या वो भी पैरा नंबर 3 में कवर्ड माना जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर वही है जो एजेंट के केस में था, जो आंसर एजेंट के केस में था वही सेम आंसर डेल क्रेडियर एजेंट के केस में, कि अगर डेल क्रेडियर एजेंट ने इनवॉइस बनाकर आगे फर्दर सप्लाई करी है, देन इट इज ए मैटर ऑफ शेड्यूल नंबर 1, इट इज कवर्ड इन पैरा नंबर 3, इट इज कवर्ड इन पैरा नंबर 3। लेकिन अगर दोस्तों वो आगे फर्दर बिल बनाकर नहीं देता, वो आगे उसकी फर्दर सप्लाई बिल बनाकर नहीं करता है, देन इट इज नॉट ए मैटर ऑफ शेड्यूल नंबर 1। दोस्तों ये शेड्यूल नंबर 1 का मैटर नहीं है, फिर हम इसको शेड्यूल नंबर 1 का मैटर नहीं मानेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आ गई बहुत जोर से, बोलो जी क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो देखो नीचे फिर से वही लिखा है, इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय, डिपेंड करेगा सप्लायर टू द कस्टमर ईदर हिमसेल्फ और थ्रू डीसीए। अगर डायरेक्ट सप्लायर से कस्टमर को बिल बन रहा है, सप्लायर अगर बिल बनाकर डायरेक्ट कस्टमर को दे रहा है, तो इसका मतलब भाई साहब डीसीए इज नॉट कवर्ड अंडर पैरा 3। इसका मतलब दोस्तों डीसीए पैरा नंबर 3 में कवर्ड नहीं है, ठीक है। और इन दिस केस फॉलोइंग एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। क्या क्या एक्टिविटीज होगी? तो देखो इट इज नॉट ए मैटर ऑफ पैरा 3, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ शेड्यूल 1। तो यहां पर पहली बात तो होगी सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू रेसिपिएंट। यहां पर एजेंट ने सप्लाई नहीं करी है, यहां डायरेक्ट बिल बनाकर प्रिंसिपल ने रेसिपिएंट को दिया है, यहां पर प्रिंसिपल ने डायरेक्ट रेसिपिएंट को बिल बनाकर दिया है। दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरी बात सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस फ्रॉम डीसीए टू सप्लायर और रेसिपिएंट और बोथ। एजेंसी सर्विस भी दे रहा है डीसीए, क्योंकि डीसीए को इस बात का क्या मिलेगा? कमीशन। तो एक तरह से डीसीए ने सप्लायर को या रेसिपिएंट को या बोथ को एजेंसी सर्विस दी है, जिसके लिए डीसीए को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, कमीशन। तो एक ये ट्रांजैक्शन हो गया। तीसरी बात, अगर सपोज करो दोस्तों यहां पर डीसीए ने लोन दे दिया है, लोन, अगर डीसीए ने अपने कस्टमर को लोन दे दिया है, तो एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विस बाय डीसीए टू रेसिपिएंट, कि रेसिपिएंट तेरे पास पैसे नहीं है, मैं तेरे को एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन दे देता हूं। तो 3 ट्रांजैक्शन यहां पर अराइज हो जाते हैं। अगर एजेंट अपने नाम से बिल नहीं बनाएगा तो इन दिस केस 3 ट्रांजैक्शन अराइज होंगे। पहला ट्रांजैक्शन सप्लायर से रेसिपिएंट, मतलब प्रिंसिपल से डायरेक्ट रेसिपिएंट को माल बेचा हुआ माना जाएगा, क्योंकि चारों कंडीशन पूरी हो रही है, कंसीडरेशन है, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मेड और एग्रीड टू बी मेड है, और ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है। दूसरी बात, एजेंसी सर्विस मानी जाएगी, डीसीए ने सर्विस दी है प्रिंसिपल को या एजेंट को या बोथ को। तीसरी बात, डीसीए ने सर्विस दी है सप्लायर को या रेसिपिएंट को या बोथ को। तीसरी बात, डीसीए जो है भाई वो रेसिपिएंट को एक तरह से लोन की सर्विस दे रहा है, एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विस बोलते हैं हम इसको, एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब एक्सटेंशन ऑफ लोन की सर्विस दी जाएगी, जब एक्सटेंशन ऑफ लोन की सर्विस दी जाएगी बाय द डीसीए टू द रेसिपिएंट, तो इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा।
इंटरेस्ट बीइंग चार्ज बाई DCA would not form part of the value of supply of goods supplied to buyer। मतलब बायर ने इंटरेस्ट बीइंग चार्ज, DCA यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इस इंटरेस्ट का प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है। ये तो DCA ने एक अपना एक सेपरेट सर्विस दिया है, तो क्या ये इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनेगा? अगर सपोज करो वैल्यू ऑफ गुड्स की सप्लाई 1 लाख है और यहां पर 5,000 रुपए का DCA ने इंटरेस्ट कमाया है कस्टमर से, रेसिपिएंट से, तो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकालते समय आप ये बोलोगे कि गुड्स की सप्लाई 1,05,000 की हुई थी? नो, गुड्स की सप्लाई की वैल्यू तो 1 लाख ही थी। हाँ, DCA ने जो इंटरेस्ट कमाया है वो 5,000 अलग है, वो एक सेपरेट सप्लाई है, हम उसको 1 लाख में ऐड नहीं करेंगे। जब भी तो लिखा है इंटरेस्ट बीइंग चार्ज बाय DCA वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय द सप्लायर, उसका पार्ट नहीं बनेगा वो। दूसरी ओर दोस्तों, ये जो DCA होता है, अगर ये अपनी खुद की फर्म खोलकर बैठा है और ये प्रिंसिपल से गुड्स रिसीव करने के बाद, अगर DCA प्रिंसिपल से गुड्स रिसीव करने के बाद अपने खुद के नाम से बिल बनाकर देता है, अपने ओन नेम से बिल बनाकर देता है, तो इसका मतलब भाई साहब DCA इज कवर्ड अंडर पैरा 3। ये बात नॉर्मल एजेंट के केस में भी मैंने आपको पढ़ाई थी कि प्रिंसिपल ने पहले गुड्स दे दिया एजेंट को और एजेंट ने खुद का इनवॉइस बनाकर इसकी फर्दर सप्लाई कर दी, तो भाई साहब वो जो DCA होगा, वो जो डेल क्रेडियर एजेंट होगा, उसे पैरा 3 में कवर्ड माना जाएगा। प्रिंसिपल से जो गुड्स DCA के पास आया है उसको सप्लाई माना जाएगा, चाहे भले ही विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो। तो क्या क्या एक्टिविटीज होगी दोस्तों? यहां पर 4 चीजें होंगी। देखो, सबसे पहली बात, वहां 3 चीजें हुई थी या 4 चीजें होंगी? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले प्रिंसिपल से गुड्स आएगा एजेंट के पास और एजेंट से माल जाएगा कस्टमर के पास। तो पहले गुड्स प्रिंसिपल से एजेंट के पास आएगा, फिर एजेंट से कस्टमर के पास जाएगा गुड्स। इसे हम एक अलग सप्लाई मानेंगे, इसको एक अलग सप्लाई मानेंगे। पिछले ट्रांजैक्शन में ये एक ही सप्लाई थी, अब की बार अलग अलग है क्योंकि एजेंट ने खुद का बिल बनाकर आगे माल बेचा है। तो देखो पहला क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू DCA। ये जो एजेंट है भाई, जिसको हम DCA बोल रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू DCA। दूसरी चीज, फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाई DCA टू रेसिपिएंट। ये जो कस्टमर है इसको हम रेसिपिएंट बोल रहे हैं। ये जो कस्टमर है भाई, ये जो कस्टमर है इसको हम रेसिपिएंट बोल रहे हैं। तो फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाई DCA टू रेसिपिएंट, बाई DCA टू रेसिपिएंट। तीसरी चीज हो गई एजेंसी सर्विस फ्रॉम DCA टू सप्लायर और रेसिपिएंट और बोथ। ये DCA कमीशन चार्ज करेगा भाई। हो सकता है प्रिंसिपल से, सप्लायर से भी करेगा, इस प्रिंसिपल को हम लोग सप्लायर बोल रहे हैं। हो सकता है रेसिपिएंट से भी करेगा, हो सकता है दोनों से भी करेगा, क्योंकि ये अपनी एजेंसी सर्विस दे रहा है। और एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विस बाई DCA टू रेसिपिएंट। अगर मान लो रेसिपिएंट के पास पैसे नहीं है तो DCA ने उसको लोन दे दिया, तो ये लोन की एक फर्दर सर्विस हो गई। तो देखो ये वाली 2 सर्विस, ये और ये तो यहां पर भी सेम है, पहले वाले केस में भी। केवल ये वाला जो केस है ना पहला, इसको यहां 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, यहां पर भी यही लिखा है कि जो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर सच क्रेडिट would be included in the value of supply of goods by DCA to recipient as per section 15(2)(d). That is very very important point. सपोज करो दोस्तों,
यहां पर प्रिंसिपल ने एजेंट को माल बेचा और एजेंट ने आगे कस्टमर को बेचा। मान लो एजेंट ने कस्टमर को 1 लाख रुपए का माल बेचा और कस्टमर ने उसको लेट पेमेंट किया क्योंकि भाई उसके पास पैसे नहीं थे, तो 5,000 रुपए ब्याज के लिए गए। तो मुझे बताओ दोस्तों, एजेंट के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई अब की बार क्या होगी? दोस्तों अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार वैल्यू ऑफ सप्लाई हम लेंगे 1,05,000। दोस्तों अब की बार वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो हम यहां पर 1,05,000 लेंगे, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट का पैसा होता है ना, इंटरेस्ट का, ये भी यहां पर इंक्लूड होगा। इसे भी दोस्तों यहां पर जोड़ा जाएगा। इट शुड बी एडेड, इट शुड बी एडेड, इसको भी जोड़ा जाएगा। अच्छा, पहले क्यों नहीं जोड़ा गया था? पहले आपने 5,000 को अलग क्यों रखा था? रीजन बीइंग, वहां पर गुड्स की जो बिलिंग थी वो डायरेक्ट सप्लायर से रेसिपिएंट को हुई थी, प्रिंसिपल से डायरेक्ट कस्टमर को हुई थी। यहां पर एजेंट बिल बनाकर गुड्स का भी कस्टमर को दे रहा है, साथ में उससे ब्याज भी चार्ज कर रहा है, तो देन इट शुड बी एडेड। और ये बात मैं आप लोगों को सेक्शन 15(2)(d) में दिखा दूंगा। सर ये 15(2)(d) आप कब पढ़ाओगे? दोस्तों एक चैप्टर है जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई, आगे चलकर आएगा। तो वहां पर उस सेक्शन 15(2)(d) में ये लिखा हुआ है कि अगर आप गुड्स को भी सेल करते हो, उसका भी बिल बनाते हो, साथ में अगर आप इंटरेस्ट भी लेते हो डिलेड पेमेंट का, तो इंटरेस्ट भी गुड्स की सप्लाई की वैल्यू में ऐड होगा। ये बात मैं आप लोगों को सेक्शन 15(2)(d) में दिखा दूंगा दोस्तों। तो आई थिंक आप लोगों को थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप यहां से करो। पैरा 3 सप्लाई ऑफ गुड्स by principal to his agent where agent undertakes to supply such goods on behalf of principal, या agent to his principal where agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal। अगला पॉइंट आता है कि बताओ भाई प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पैरा 3 में फॉल करेगा या नहीं करेगा? तो डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि एजेंट आगे बिल बनाकर दे रहा है या नहीं। अगर बिल बनाकर दे रहा है तो मानेंगे, और अगर बिल बनाकर नहीं दे रहा है तो नहीं मानेंगे। डीसीए फॉल करेगा या नहीं करेगा? तो डीसीए भी पैरा 3 में फॉल करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि डीसीए ने आगे अपने बिल से माल बेचा है या नहीं बेचा। अगर बेचा है तो अच्छी बात है, पैरा 3 में कवर्ड है, और नहीं बेचा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय, इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय, इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय, अगर सप्लायर कस्टमर को आइदर हिमसेल्फ और थ्रू डीसीए अगर माल बेचेगा, अगर डायरेक्ट बेचेंगे तो भाई साहब पैरा 3 में कवर्ड नहीं है, क्योंकि वहां पर एजेंट ने बिल नहीं बनाया, तो वहां 3 ट्रांजेक्शन अराइज होंगे। पहला ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल टू रेसिपिएंट, माल की सप्लाई हुई, एजेंसी सर्विस दी गई, ठीक है, किसको? या तो सप्लायर को या रेसिपिएंट को या बोथ को, या एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विस जिसमें हम इंटरेस्ट की बात करते हैं बाई डीसीए टू रेसिपिएंट। तो ये सारी बात यहां पर हो जाती है दोस्तों। दूसरी और माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर 4 ट्रांजेक्शंस कवर्ड होते हैं। अगर एजेंट अपने बिल से फर्दर सप्लाई करता है तो 4 ट्रांजेक्शन कवर होते हैं। पहला, प्रिंसिपल से डीसीए को सप्लाई हुई है गुड्स की। दूसरा, डीसीए से रेसिपिएंट को माल की सप्लाई हुई है। तीसरा, एजेंसी सर्विस जो सप्लायर या रेसिपिएंट को दी गई है। और चौथा है भाई साहब एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विस बाई डीसीए टू रेसिपिएंट। तो ये सारी बातें भाई साहब यहां पर कवर्ड हो जाती है। तो 3 पैरा समझ में आ गए आप लोगों को। 7(1)(c) हम लोग पढ़ रहे हैं, सेक्शन 7(1)(c) पढ़ते पढ़ते हम ये भी भूल जाते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं। तो 7(1)(c) में पहला पैरा याद हो गया आप लोगों को। पहला पैरा क्या था? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जहां पर आपने आईटीसी लिया हो। दूसरा पैरा क्या था? रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर कोई भी गुड्स और सर्विस विदाउट कंसिडरेशन आप दोगे तो वो भी सप्लाई मानी जाएगी। पैरा 3 क्या था? कि प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स की सप्लाई दे या एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स ट्रांसफर करे, वेदर कंसिडरेशन अगर नहीं भी है तो इसको सप्लाई माना जाएगा, बशर्ते कि एजेंट अपने खुद के बिल से ये काम करे। और लास्ट पैरा नंबर 4 जो सेक्शन 7(1)(c) का पार्ट है,
वो दोस्तों मैं आपको यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं। तो पैरा 4 क्या कहता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाई अ पर्सन। अब आप कहोगे सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो पहले ही आ चुका। जब हम सेक्शन 7(2)(b) पढ़ रहे थे सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो वहां पर ही आ गया था। तो सर फिर इसको दोबारा से क्यों लिया है इंपोर्ट ऑफ सर्विस? अभी तो हम लोग 7(1)(b) पढ़ रहे थे, वहीं पर ही आ गया था। तो अब हम इसको 7(1)(c) में भी पढ़ रहे हैं, 7(1)(b) में भी पढ़े थे, तो दो बार क्यों आया? फर्क है दोस्तों। यहां पर जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस आप पढ़ रहे हो 7(1)(c) में, मतलब शेड्यूल 1 में, यहां पर कंसीडरेशन नहीं है। यहां पर दोस्तों कंसीडरेशन नहीं है। अगर आप फ्री में भी सर्विस इंपोर्ट करोगे, किससे? रिलेटेड पर्सन से, या अपने ही किसी स्टैब्लिशमेंट से जो आउटसाइड इंडिया है। सपोज करो आपकी ब्रांच है इंडिया के बाहर, मलेशिया में, और आप उससे सर्विस इंपोर्ट करोगे। अच्छा, गुड्स का नाम आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुड्स इंपोर्ट करने पर तो कस्टम ड्यूटी है। तो यहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अगर अपने रिलेटेड पर्सन से या अपने ही किसी अदर स्टैब्लिशमेंट से जो इंडिया के बाहर है, अगर सर्विस इंपोर्ट करेगा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो इंपोर्ट चाहे कंसीडरेशन ना हो, इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। दोस्तों मैंने तो एक चीज देखी है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हर जगह पर है। देखो 7(1)(a) में था, 7(1)(c) में भी हर जगह पर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। केवल एक सिचुएशन ऐसी है दोस्तों इन एंटायर जीएसटी, जहां पर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर नहीं भी होता है तो उसे सप्लाई माना जाता है, और वो आपने 7(1)(b) में पढ़ा था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब आप लोग सेक्शन 7(1)(b) पढ़े थे, तो वहां इंपोर्ट ऑफ सर्विस में पहली चीज कंसीडरेशन होना जरूरी था, कंसीडरेशन होना जरूरी था। दूसरा था किसी भी पर्सन से लो, वहां रिलेटेड होना जरूरी नहीं था, रिलेटेड है नहीं है डजेंट मैटर, किसी भी पर्सन से लो। तीसरी बात, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है डजेंट मैटर, है या नहीं है डजेंट मैटर। तो एकमात्र सिचुएशन है भाई साहब 7(1)(b), जहां पर अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी होता है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर नहीं भी होता है दोस्तों, तो भी हम उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई मान लेते हैं, तो भी हम उस ट्रांजैक्शन को क्या मान लेते हैं? सप्लाई। तो जब आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस का क्वेश्चन देखोगे और अगर उसमें आपको कंसीडरेशन नजर आ जाए, किसी भी पर्सन से लिया हो, कंसीडरेशन अगर नजर आ जाए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहे है या नहीं है डजेंट मैटर, तो समझ जाना वो सप्लाई तो है, लेकिन वो सेक्शन 7(1)(b) में कवर्ड है। अच्छा, 7(1)(c) में कब कवर्ड मानेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस को? जब कंसीडरेशन नहीं है, जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या नहीं है? कंसीडरेशन नहीं है। और किससे लेना जरूरी है? रिलेटेड पर्सन से, या अपने ही किसी अदर इस्टेब्लिशमेंट से, जैसे आपकी ब्रांच है, आपका हेड ऑफिस है। और यहां पर दोस्तों फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस सेक्शन 7(1)(b) में भी आता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस सेक्शन 7(1)(c) में भी आता है। मोटा मोटा डिफरेंस क्या है? जब आप 7(1)(b) पढ़ते हो तो वहां कंसीडरेशन का होना जरूरी है, जब आप 7(1)(c) पढ़ते हो तो यहां कंसीडरेशन बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात, जब आप 7(1)(b) पढ़ते हो तो वहां आप किसी से भी इंपोर्ट करो, चाहे वो आपका रिलेटेड पर्सन है नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन 7(1)(c) में रिलेटेड पर्सन का होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, 7(1)(b) में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन यहां पर 7(1)(c) में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी है। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर करवाता हूं, हम इन एग्जाम्पल से बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एबीसी एसोसिएट रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी विदाउट कंसीडरेशन, इसको कंसल्टेंसी की जगह, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको आप लिख लीजिए कंसीडरेशन।
एबीसी एसोसिएट ने लीगल कंसल्टेंसी की सर्विस ले ली, है ना, लीगल कंसल्टेंसी की सर्विस ले ली, और वो भी विदाउट कंसिडरेशन ले ली, विदाउट कंसिडरेशन, फ्रॉम हेड ऑफिस इन मलेशिया, फ्रॉम हेड ऑफिस इन मलेशिया, हेड ऑफिस से ली है मलेशिया से। बताओ दोस्तों, इट इज ए इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब आपको ये देखना है कि वेदर इट इज ए मैटर ऑफ सेक्शन 7(1)(b) और 7(1)(c). देखो यहां पर कंसिडरेशन नहीं है, आपने अपने ही एस्टेब्लिशमेंट से ली है सर्विस, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्योंकि आपका भी काम लीगल कंसल्टेंसी है। तीनों बातें पूरी हो रही है, इसका मतलब इट इज ए इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इट इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 4, पैरा 4 में आ रही है ये। श्रीमती, वाओ क्या नाम है श्रीमती। श्रीमती ने आर्किटेक्ट की सर्विस ली है, आर्किटेक्ट की सर्विस, फ्रॉम हर सन इन यूएसए। उनका बेटा यूएसए में रहता है, वो आर्किटेक्ट है बहुत बड़ा, तो उससे श्रीमती जी ने सर्विस ली है। इन रिलेशन टू हर कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली। श्रीमती जी का खुद का घर बन रहा है, खुद का घर दिल्ली में, तो पैसे थोड़ी देगी बेटे को, विदाउट कंसिडरेशन लिए। तो बताओ दोस्तों, क्या इसे सप्लाई माना जाए? मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, ना तो ये 7(1)(b) में सप्लाई है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां कंसिडरेशन होना मस्ट है, तो कंसिडरेशन ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। चलो अब 7(1)(c) में आके देखते हैं। 7(1)(c) में कंसिडरेशन तो नहीं है, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। और आपने जो सर्विस ली है भाई, वो पर्सनल पर्पज के लिए लिए, इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये 7(1)(b) में भी सप्लाई नहीं है, और ये 7(1)(c) में भी सप्लाई नहीं है। दोस्तों आपको हवा में जवाब नहीं देना है, आपके सामने जब जब क्वेश्चन आएगा तो आपको उस सेक्शन में दी जाने वाली कंडीशंस को ध्यान रखना है, और उन कंडीशंस को ध्यान में रखकर डिसाइड करना है। वो कंडीशंस आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? तो कोई भी चीज अगर सामने आती है तो पूरा अच्छे से उसको बाई कॉन्सेप्ट देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। देखो मैंने नीचे जो है ना, इसको और अच्छे से क्लियर किया है चार्ट बनाकर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपको दो तरीके से हो सकती है, एक तो हो सकती है विद कंसीडरेशन, और एक हो सकती है दोस्तों विदाउट कंसीडरेशन। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए मैंने एक टेबल बनाई है, जिसमें मैंने एक तरफ तो लिखा है विद कंसीडरेशन, और दोस्तों मैंने दूसरी तरफ लिखा है, दूसरी तरफ मैंने लिखा है विदाउट कंसीडरेशन। एक तो विद कंसीडरेशन होता है और एक विदाउट कंसीडरेशन होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब बात विद कंसीडरेशन की होती है, तो चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटेड पर्सन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटेड पर्सन नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको टैक्सेबल करते हैं। और हम टैक्सेबल कहां करते हैं? एज पर सेक्शन 7(1)(b) में, 7(1)(b) में करते हैं। लेकिन दोस्तों जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसीडरेशन होता है, जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसीडरेशन होता है, और वो आप अपने रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ करते हो, रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर आप करते हो, ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करते हो, लेकिन यहां फर्दरेंस होना जरूरी है, तो ही उसको टैक्सेबल करेंगे। और कौन से सेक्शन में करेंगे? 7(1)(c) में। लेकिन अगर आपने किसी अदर से सर्विस ले ली डियर विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपने किसी अदर बंदे से सर्विस ले ली जो कि ना तो रिलेटेड पर्सन है, ना ही आपका कोई स्टैब्लिशमेंट है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, भले ही वहां कंसिडरेशन ना हो, चाहे अपने बिजनेस के लिए ली हो, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 7(1)(b) की कंडीशंस में भी नहीं आ रही, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है, और 7(1)(c) में भी नहीं आएगी क्योंकि रिलेटेड पर्सन नहीं है। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए हो। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं, और मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या होता है, जिससे हमारे को चेक हो जाएगा। मैं एक बार आंसर को है ना थोड़ा सा छिपा लेता हूं, आंसर को छिपा लेता हूं।
इनपुट परचेज, इनपुट परचेज, आपने माल खरीदा और उस पर आईटीसी अवेल किया, आपने गुड्स खरीदा और गुड्स के ऊपर आपने आईटीसी अवेल किया, राइट। और आईटीसी अवेल करने के बाद वो गुड्स विदाउट कंसीडरेशन आपने उसको डिस्पोज कर दिया। बोलो, आईटीसी लेने के बाद अगर माल को आप विदाउट कंसीडरेशन डिस्पोज करोगे तो क्या वो सप्लाई है? यस, वो सप्लाई है। क्वेश्चन यही था कि उसको सप्लाई माने या नहीं माने। यस मानो। कंपनी ने डोनेट कर दिए ओल्ड लैपटॉप टू चैरिटेबल स्कूल्स व्हेन न्यू लैपटॉप्स आर परचेज बाई बिजनेस। तो भाई साहब इसे भी सप्लाई माना जाएगा बशर्ते कि कंपनी ने पहले उस लैपटॉप पर आईटीसी अवेल किया हो। भले ही पहले उसने क्या किया हो? आईटीसी अवेल किया हो। गुड्स सेंट ऑन जॉब वर्क और टेस्टिंग, जॉब वर्क और टेस्टिंग। जैसे सपोज करो दोस्तों, ये आपकी फैक्ट्री है और यहां पर है जॉब वर्कर या टेस्टिंग का, टेस्ट की कोई लेबोरेटरी है और आपने सामान बनाकर जॉब वर्कर के पास भेजा, गुड्स सेंट। आप आईटीसी लिए होंगे पहले उस गुड्स पर, लेकिन दोस्तों ये गुड्स आपने जॉब वर्कर या जो लेबोरेटरी है उसके पास भेजा, तो मुझे बताओ क्या आपने इसको परमानेंट भेजा है? नहीं सर, परमानेंट नहीं भेजा, टेम्पोररी भेजा है। टेम्पोररी का मतलब है उस सामान पर जॉब वर्क हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगी, तो वो गुड्स वापस लौट कर कहाँ आएगा? फैक्ट्री। तो मुझे बताओ दोस्तों, हम ये काम विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं। हम सामान को फैक्ट्री से जॉब वर्कर के पास लेकर जा रहे हैं, हम उसको टेस्टिंग के लिए लेकर जा रहे हैं। तो जब हम विदाउट कंसिडरेशन सामान को वहां पर लेकर जाएंगे, तो दोस्तों मुझे बताओ, आप इसको सप्लाई मानोगे या नहीं मानोगे? द आंसर इज नो, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि भाई साहब ये परमानेंट ट्रांसफर नहीं है, ये टेम्पोररी ट्रांसफर है, ये डिस्पोजल भी नहीं है, तो इसको नहीं मानेंगे। क्योंकि जॉब वर्कर और टेस्टिंग के लिए जब सामान बेचते हो तो वो तो वापस आना है, इट इज नॉट परमानेंट ट्रांसफर। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री कोचिंग टू स्टूडेंट्स। मेरे पास कुछ स्टूडेंट आए कि सर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है, तो आप हमको फ्री कोचिंग दे दो। मैंने उनको फ्री कोचिंग दे दी, ठीक है भाई, कुछ बच्चे फ्री पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों बताओ, शेड्यूल नंबर 1 में मैं कहां कवर हो रहा हूं फ्री में? पहला, परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ गुड्स, तो गुड्स तो ये है ही नहीं, कोचिंग तो सर्विस होती है, पैरा 1 में नहीं आया। पैरा 2, अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी गुड्स या सर्विस दी गई हो, तो स्टूडेंट ना तो मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन है ना मेरा रिलेटिव है, तो ये पैरा 2 में भी नहीं आई। पैरा 3, एजेंट प्रिंसिपल, जिसमें गुड्स की सप्लाई होती है, तो ये गुड्स है ही नहीं, एजेंट प्रिंसिपल भी नहीं है। चौथी बात, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब भाई साहब, अगर मैं फ्री कोचिंग दूंगा अपने स्टूडेंट्स को, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी पैरा 1 में, और 7 1 में तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि वहां तो कंसिडरेशन होना चाहिए। तो आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, सारी कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5, मॉल्ड्स एंड डाइज ओन्ड बाई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मॉल्ड्स एंड डाइज क्या होते हैं दोस्तों? ये शेपिंग टूल्स होते हैं, शेपिंग टूल्स, सांचा, हिंदी में बोलते हैं सांचा। जैसे आप लोगों ने कभी कुल्फी खाई है? कुल्फी, कुल्फी का एक सांचा होता है ना, गोल गोल, जिसमें कुल्फी निकलती है, तो उसका डिजाइन कुल्फी का जैसा बन जाता है। तो हर चीज का एक मोल्ड और डाई होता है। जैसे जूते बनाने वाली कंपनी है शूज, तो शूज का एक मोल्ड एंड डाई है। तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर था, जैसे मान लो लिबर्टी कंपनी है, लिबर्टी, अब लिबर्टी को मान लो शूज बनवाने हैं किसी से, तो एक तरह से वो क्या करेगा कि सांचा भेज देगा पहले, कि भाई इस डिजाइन का आपको शूज बनाकर देना है। अच्छा, वो जो सांचा होता है, वो जो मोल्ड एंड डाइज होते हैं, जो शेपिंग टूल्स होते हैं, दैट इज सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। अच्छा, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का मतलब एक तरह से आप लिख लो जॉब वर्कर। ये दोस्तों एक तरह से कौन है? जॉब वर्कर ही तो है ये एक तरीके से दोस्तों जॉब वर्कर ही है। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर ही होता है। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और ये जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, ये कोई रिलेटेड पर्सन भी नहीं है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है। अच्छा, आपने ये सामान अगर इधर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट,
तो मुझे बताओ दोस्तों, क्या आप इसको शेड्यूल 1 में सप्लाई मानोगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये परमानेंट डिस्पोजल नहीं है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं है। दूसरी बात, ये प्रिंसिपल एजेंट वाली कोई बात है ही नहीं यहां पर, है ना। प्रिंसिपल एजेंट ये रिलेटेड और डिस्टिंक्ट भी नहीं है, पैरा 2 में भी नहीं आया, पैरा 3 में भी नहीं आया, पैरा 4 में ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं है, तो हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। एम्प्लॉयर गिव्स दिवाली गिफ्ट फ्री एयर टिकट टू एम्प्लॉय वर्थ ₹55,000। एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिए, फ्री में एयर टिकट दिया, भाई तू घूम के आ जा, जिसकी कीमत 55,000 रुपए है। बताओ दोस्तों, क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन में आते हैं? यस। क्या एम्प्लॉयर ने जो गिफ्ट दिया है एम्प्लॉय को वो 50,000 से ज्यादा है? यस। अगर 50,000 तक होता तो एज एन एक्सेप्शन मैं इसको सप्लाई नहीं मानता। 50,000 से ज्यादा है, 55,000 है, तो बताओ दोस्तों आप कितने अमाउंट को सप्लाई मानोगे? हम पूरे के पूरे 55,000 को ही सप्लाई मानेंगे, 5,000 को नहीं, पूरे को मानेंगे। तो ये देखो, पहले का जवाब लिखा हुआ है यस, दूसरे का जवाब है यस, तीसरे का जवाब है नो, चौथे का जवाब है नो, फिफ्थ का जवाब है नो, और सिक्स्थ का जवाब है यस। तो इस तरीके से दोस्तों आप शेड्यूल 1 का यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। और भी दिए हैं, देखो ये 6 पॉइंट तो हो गए, 7th पॉइंट देख लो एक बार। मिस्टर ए ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा। मिस्टर ए ने क्या बेचा भाई? मिस्टर ए ने यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो मिस्टर ए क्या सेल कर रहा है? मिस्टर ए यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल कर रहा है, ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज। मिस्टर ए सेल कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर ए सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी, मिस्टर बी। तो मिस्टर ए क्या कर रहा है भाई? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहा है बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ मिस्टर बी हु इज कमीशन एजेंट एज पर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। तो मिस्टर बी यहां पर कमीशन एजेंट है और मिस्टर ए ने अपना माल बेचा है बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ मिस्टर बी। बताओ दोस्तों, इसे हम पैरा 1 के अंदर, सॉरी शेड्यूल 1 के अंदर सेक्शन 7(1)(c) में सप्लाई माने या ना माने, डिपेंड करेगा दोस्तों, प्रिंसिपल एजेंट, वही वाली बात। अगर इनवॉइस इशूड बाय बी टू बायर, अगर बी ने बिल बनाकर बायर को माल बेचा है तो जो गुड्स ए से बी के पास आएगा विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी हम उसको सप्लाई मानेंगे शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। और अगर इनवॉइस इशूड बाय ए डायरेक्टली टू दी बायर, अगर बी ने बिल नहीं बनाया, ए ने डायरेक्ट बिल बनाकर बायर को दिया था, अगर ए ने डायरेक्ट बिल बनाकर बायर को दिया था तो दोस्तों ए से बी के पास जो गुड्स आया है उसे सप्लाई नहीं माना जाए। ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मिस्टर बी आइडेंटिफाई द बायर एंड सेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ ए फॉर विच ही चार्ज अ कमीशन फ्रॉम ए। तो अगर वो डायरेक्ट कमीशन चार्ज करता है तो दैट इज ओनली सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स वाली बात है ही नहीं। अगर वो डायरेक्ट कमीशन चार्ज करेगा मिस्टर ए से तो एक तरह से वो कमीशन एजेंट की सर्विस दे रहा है, जो कि सेक्शन 7(1)(a) में फॉल करती है, सप्लाई मेड और एग्रीड टू बी मेड विद अ कंसिडरेशन। लेकिन ये 7(1)(c) में तो कवर्ड नहीं माना जाए, ठीक है भाई, ठीक है, यस। तलवार एसोसिएट्स, क्या बात है भाई, तलवार, तलवार एसोसिएट्स रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विस। तलवार एसोसिएट ने लीगल कंसल्टेंसी की सर्विस ली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया थ्रू एशिया। मलेशिया गए हो कभी? मलेशिया सर कभी नहीं गए। सीए बनने के बाद जाना, सीएस बनने के बाद जाना, सीएम बनने के बाद जाना, जाना जरूर, बहुत अच्छी जगह है। तो भाई तलवार एसोसिएट ने लीगल कंसल्टेंसी की सर्विस ले ली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया।
बताओ दोस्तों, ये जो हेड ऑफिस होता है, ये जो हेड ऑफिस होता है, ये आप ही का तो एस्टेब्लिशमेंट है, आप वहां से लीगल सर्विस ले रहे हो। आप वहां से लीगल सर्विस ले रहे हो। हेड ऑफिस ने सर्विस रेंडर्ड करी है फ्री ऑफ कॉस्ट टू ब्रांच। बोलो दोस्तों, इसे शेड्यूल 1 में आप सप्लाई मानोगे या नहीं मानोगे? देखो 7(1)(a) में तो मान नहीं सकते क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। फिर आता है 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो वहां पर भी कंसिडरेशन होना जरूरी है, यहाँ कंसिडरेशन नहीं है, तो 7(1)(a) में आप नहीं मान सकते, 7(1)(b) में भी नहीं मान सकते, 7(1)(c) में जो हमारा शेड्यूल नंबर 1 है उसके अंदर हम इसको कवर कर सकते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को, अंडर पैरा नंबर 4, बशर्ते कि एक तो कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं है। दूसरी बात, आपके ही स्टैब्लिशमेंट या रिलेटेड पर्सन से सर्विस ली गई हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ली है आपने, ये भी सही बात है। तीसरी बात क्या थी कि वो जो सर्विस ली गई है वो इन कनेक्शन टू बिजनेस होनी चाहिए, तो बिजनेस के कनेक्शन में भी है, तो ये पैरा 4 के अंदर जाकर सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। यस, बिल्कुल मानी जाएगी। तो बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई सब लोगों को? हाँ सर, बात बहुत जोर से समझ में आई है। चलो, अब मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूं आपको। ये है हमारी ब्रांच 1, ये है हमारी ब्रांच 2, ये ब्रांच 1 है, ये हमारी ब्रांच 2 है। ब्रांच 1 मुंबई में है, ब्रांच 2 दिल्ली में है। बोलो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? यस, मैंने समझाया था आपको कि जीएसटी में जितने जितने स्टेट में आपका ऑफिस होता है, उतने उतने स्टेट में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन सेपरेटली टेकन, यस, बिल्कुल। अच्छा, अगर आप स्टॉक ट्रांसफर करोगे फ्रॉम ब्रांच 1 टू ब्रांच 2, इट इज अ सप्लाई। अगर मुंबई से आप दिल्ली कोई भी स्टॉक ट्रांसफर करोगे तो क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? यस, माना जाएगा, क्योंकि बोथ आर डिस्टिंक्ट पर्सन, बोथ आर डिस्टिंक्ट पर्सन। और अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी गुड्स या सर्विस ट्रांसफर करते हो विदाउट कंसिडरेशन, तो इट इज ट्रीटेड एज ए सप्लाई। अभी अभी आपने पढ़ा था कि उसे सप्लाई माना जाएगा अंडर पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, पढ़ा था आपने। एक ब्रांच मुंबई में है, दूसरी ब्रांच पुणे में है। अच्छा, मुंबई भी महाराष्ट्र में आता है और पुणे भी दोस्तों महाराष्ट्र में आता है, दोनों एक ही राज्य में है। क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन नीडेड है? नहीं, जरूरी तो नहीं है। लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन सेपरेटली ले लिए? हाँ ले लिए। ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। मतलब सरकार की तरफ से कंपलसरी नहीं है, फिर भी अगर आप सेपरेटली लेना चाहते हो तो ले लो। अच्छा, जैसे ही लोगे भाई साहब, इनको इनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। एक राज्य में भी अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया दोस्तों, तो आपको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। और जब डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा तो बताओ, मुंबई से अगर पुणे स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आप सामान ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी वो सप्लाई माना जाएगा? यस, पैरा नंबर 2 में। तीसरा एग्जांपल, ब्रांच 1 मुंबई में है, ब्रांच 2 पुणे में है, दोनों महाराष्ट्र के अंदर है, एक ही स्टेट में है। क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन जरूरी है? नो। क्या रजिस्ट्रेशन करवाया सेपरेटली? नो। तो इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है। अब जब डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है भाई, तो मुंबई से अगर पुणे सामान जाएगा तो क्या विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी आप उसको सप्लाई मान लोगे? नो, क्योंकि ये शेड्यूल 1 में अब की बार किसी भी पैरा में कवर नहीं हो रहा, हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। हम तभी स्टॉक ट्रांसफर को सप्लाई मानते हैं जब वो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, हम कैसे मान लें भाई? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है भाई लोगों, तो आप इसको पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में। और आज मैं आपको एक लास्ट ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम भी बताऊंगा। मार्केट में दोस्तों बहुत सारी सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स चलती हैं, उसके ऊपर एक सर्कुलर भी आया हुआ है 2019 में। जैसे पहला सर्कुलर है फ्री सैंपल और गिफ्ट पर।
फ्री सैंपल और गिफ्ट, फ्री सैंपल और गिफ्ट पर एक सर्कुलर आया हुआ है। इन नॉर्मल सिचुएशन मुझे बताओ दोस्तों, क्या फ्री सैंपल और गिफ्ट इज अ सप्लाई? नो, इट इज नॉट अ सप्लाई, कंसिडरेशन ही नहीं है, नो आईटीसी अवेलेबल। क्योंकि जब सप्लाई नहीं है तो आईटीसी कैसे मिलेगा उसका। लेकिन दोस्तों इफ इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, अगर आपने पहले उसके ऊपर आईटीसी ले रखा है तो इसका मतलब जब आप फ्री में आगे कोई भी गिफ्ट या सैंपल दोगे तो उसे भी सप्लाई माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल निरमा, निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, वॉशिंग पाउडर निरमा। अब निरमा के साथ में मान लो लक्स साबुन आपको फ्री में मिल रहा है, तो अगर सपोज करो दोस्तों लक्स जब इस शॉपकीपर के पास आया होगा और उसने लक्स पर आईटीसी लिया होगा, तो लक्स को जैसे ही गिफ्ट में दिया जाएगा भाई साहब ये सप्लाई बन जाएगी, ये पैरा 1 में सप्लाई बन जाएगी, ये शेड्यूल 1 में सप्लाई बन जाएगी। लेकिन अगर आपने लक्स के ऊपर आईटीसी नहीं लिया है और जब आप इसी लक्स को आगे किसी को फ्री में सप्लाई दोगे तो भाई फिर ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि आपने आईटीसी नहीं लिया तो सप्लाई भी नहीं है। यही वाली बात है, बस समझ में आया आप लोगों को? यस सर। एक होता है दोस्तों बाई वन गेट वन ऑफर, बाई वन गेट वन के मतलब एक खरीदो और एक फ्री मिलेगा। इन दिस ऑफर वन आइटम इज बीइंग सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन। इट कैन बी बेस्ट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाइंग टू गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ वन। कई बार मैं डी मार्ट में जाता हूँ शॉपिंग करने, तो वहां पर बिकाजी का पैकेट होता है, एक पैकेट के साथ दूसरा फ्री। अच्छा, उस बिकाजी के पैकेट पर एमआरपी होती है 200, तो अगर मैं एक पैकेट लेता हूं तो दूसरा मुझे फ्री मिलता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 पैकेट मुझे 200 रुपए में मिले। ऐसा बोल सकता हूं ना मैं कि एक पैकेट की प्राइस में 2 पैकेट मिल गए, तो एक तरह से 200 रुपए के 2 पैकेट है। सो टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। अब आप कहोगे सर ये कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या है? ये दोस्तों हमारा थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, इसी चैप्टर में आएगा। सेक्शन 8 में पढ़ाऊंगा आपको कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। ठीक है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की बात आपको सेक्शन 8 में पढ़ाऊंगा, वहां पर हम डिसाइड करेंगे कि इस पे रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगना चाहिए। आईटीसी शैल बी अवेलेबल टू दी सप्लायर फॉर इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। तो भाई अगर आप एक सप्लायर हो, आप इनपुट खरीद के लाए हो तो भी आईटीसी मिलेगा, आप इनपुट सर्विस खरीद के लाए हो तो भी आईटीसी मिलेगा, आप कैपिटल गुड्स मशीन खरीद के लाए हो तो भी आईटीसी मिलेगा। तो आप इस वाले पॉइंट की अभी टेंशन ना करो, ये जब सेक्शन 8 आएगा इसी चैप्टर में तो वहां मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में क्लियर कर दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 7(1)(a) की बात करेंगे। सेक्शन 7(1) हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको एक बार आप जरूर नोट करेंगे पॉज करके, बाकी मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को ऐप के अंदर शेयर कर दूंगा जहां पर आपको हमारी क्लासेस मिलेंगी। तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं क्लासेस को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लें, वहां पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहां आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और ऐप के ऊपर आप जाकर सब्सक्राइब कर लो, अमित खांडल क्लासेस ऐप है, और वहां पर दोस्तों आप लोगों को इसके पूरे हैंड रिटन नोट्स भी कोर्स के साथ ही मिल जाएंगे। तो ये सारी बात थी दोस्तों जो मैं बताना चाह रहा था। कल हम सेक्शन 7 वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे और कल मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा एज ए प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए टॉपिक के साथ।